हम्म। हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस के टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शत्रुघ्न जायसवाल आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सभी लोग जल्दी से हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला। मंदिर स्थापत्य एवं मूर्ति कला पर हमें चर्चा करनी है। आप सभी लोग बिल्कुल से जो प्राचीन भारत के मंदिर हैं, ठीक है, उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। ये शैलियों के साथ देखेंगे। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। इन शैली के आधार पर हम लोग एक एक मंदिर को, जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन बनता आ रहा है, ठीक है, वह सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट आप सब लोग अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए फटाफट। ठीक है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग प्रियंका जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और नया टॉपिक है। ठीक है, हम लोग प्राचीन मंदिर को देखेंगे और उत्तरोत्तर वृद्धि हुई मंदिर बनने में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। प्राचीन मंदिर कैसे बने थे, उसके बाद में किस प्रकार से गुप्त काल आया, चंदेल काल आया, ऐसे राजाओं, यानी कि हम बात करें तो लगभग पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर के और 1000 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते मंदिर कला में कितना उत्तरोत्तर विकास हुआ है, और कौन कौन से मंदिर हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आज भी अपनी स्वयं का परिचय दे रहे हैं, यानी उस समय की संस्कृति, उस समय के कल्चर का परिचय दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इस पर बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। हाँ, वेरी गुड इवनिंग श्रुति चौधरी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो सब लोग यहाँ पर तैयार हो जाइए, अपने फ्रेंड सर्किल में सभी लोग सेंड कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, प्राचीन मंदिर यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि प्राचीन मंदिर कैसा होता था, किस प्रकार से पहले के मंदिर थे और क्या विकास हुआ है इसमें। ठीक है, हम इन्हीं को देखेंगे। ठीक है, देखेंगे जहां हम बात करें एक कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो सनातन हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने जारी रही। ठीक है बच्चों, तो इस बात को भी ध्यान पे रखना होगा। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। कोई भी मंदिर है, उसमें एक मुख्य देवी देवता होते थे और उसके साथ साथ उनके और भी अन्य सहायक देवी देवता होते थे, जिनके साथ मूर्ति को बनाया जाता था, मतलब मंदिर बनाई जाती थी। पुराणों में उल्लेखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बनती चली गई, यानी कि जो पुराणों की जो कथाएं थी वो आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बनती चली गई, यानी हम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी मूर्ति कला में उतारने लगे। ठीक है, हर मंदिर में एक प्रधान अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी मैंने बताया कि एक मुख्य देवता देवी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखोगे कि हर मंदिर में एक प्रधान अधिष्ठाता, प्रधान कह लीजिए या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती है। देवता देवी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यदि हम बात करें तो मंदिर के पूजा गृह, जो पूजा गृह है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संधर किस्म, जिसमें क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है। प्रदक्षिणा पथ जिसमें क्या करते हैं आप लोग, फेरी लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं आप सभी लोग
पहले दर्शन करते हैं, फिर मंदिर को घूमते हैं। कैसे, क्या कैसे है, इस प्रकार से कह लीजिए जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वैसे में ऐसे घूमते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है निरंतर किस्म। निरंतर किस्म की बात करें जिसमें प्रदक्षिणापथ नहीं होता है, यानी कि उस मूर्ति, उस मंदिर में प्रदक्षिणापथ नहीं होता है, यानी कि आप मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्वोतभद्र। सर्वोतभद्र में क्या होता है, जिसमें सब तरफ से क्या होता है, प्रवेश किया जा सकता है, यानी कि ऐसा मंदिर जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है, उसे क्या बोला गया है, सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ, संधर किस्म, यानी कि पूजा गृह जो है वो 3 प्रकार का, एक संधर किस्म, एक निरंतर किस्म, एक सर्वतोभद्र। तो संधर किस्म में जिसमें प्रदक्षिणापथ होता है, निरंतर किस्म में जिसमें प्रदक्षिणापथ नहीं होता है, सर्वोभद्र में जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सके। ये हो गया पूजा जो गृह है, मंदिर के अंदर की बात है, वो इस प्रकार से होती है। उसके बाद में हम बात करें, नोट करते हुए कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं कि महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में। देखिए उत्तर प्रदेश देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरण व नचना कुठार, मध्य प्रदेश में नचना कुठार मंदिर हो जाएगा, विदिशा के पाठ उदयगिरी में पाए जाते हैं। कुछ ये जो मंदिर हैं इनकी बात की गई है, ध्यान समझ लीजिएगा। अभी मैं एक एक मंदिर पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात आई, तो उत्तर प्रदेश में जो देवगढ़ मंदिर है, ठीक है, देवगढ़ मंदिर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एरण व नचना कुठार मंदिर हो जाएगा, विदिशा के पाठ उदयगिरी वाले मंदिर हो जाएंगे। तो ये सब हो जाएंगे। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं। जितने मंदिर की बात की गई ये सारे मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष और पीछे पूजा गृह है। जिनमें क्या मिला है, बरामदा मिला हुआ है, बड़ा कक्ष मिला है और पूजा गृह है। कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ऐसे ही बरामदा है, ठीक है, आगे का, और एक बड़ा सा कक्ष दिया गया है। यहाँ पे बड़ा सा कक्ष के बाद में यहाँ पे एक मंदिर दे दी गई है, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो बरामदा हो गया जिसमें आप एंट्री लिए, बरामदा, एक ये बड़ा कक्ष हो गया, और इसमें आगे ये गर्भगृह मंदिर हो गई, ठीक है। कुछ चौकोर सी सपाट, उसमें बहुत वैसा नहीं है, समतल छत होता था, ठीक है। अभी हम एक मंदिर लेंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर बात करें कि हिंदू मंदिर का जो मूल रूप है, तो मूल रूप पर हम चर्चा कर लें। हिंदू मंदिर के मूल रूपों को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला पॉइंट आता है कि गर्भगृह, जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था। गर्भगृह आप सभी जानते हो, कोई भी मंदिर आप दर्शन करने जाते हो तो गर्भगृह में प्रमुख जो मेन अधिष्ठाता देवता हैं वही विराजमान होते हैं। तो मुख्य अधिष्ठाता देवता उस गर्भगृह में विराजमान होते हैं, ठीक है। उनमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता है, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोष्ठ का आकार क्या हुआ, बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता को स्थापित किया जाता है, और यही अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। क्लियर हुआ बात? देखिए पॉइंट्स हैं यहाँ पे पूरे, इसलिए मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि क्या एक छोटा कमरा होता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, गर्भगृह बड़ा हो गया, ठीक है। गर्भगृह क्या हो गया, बड़ा हो गया बच्चों। गर्भगृह बड़ा हुआ, कहा गया प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया, और गर्भगृह में मुख्य अधिष्ठाता देवता, जैसे कोई भगवान विष्णु की मंदिर तो भगवान विष्णु मुख्य अधिष्ठाता देवता, हनुमान जी की मंदिर तो मेन मंदिर में हनुमान जी बैठे विराजमान होंगे, ठीक है। यदि किसी देवी जी की मंदिर है, दुर्गा जी की मंदिर है, तो मुख्य मंदिर में दुर्गा देवी विराजमान होंगी, ठीक है। ऐसे शिव मंदिर में भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो मुख्य में विराजमान होगा, गर्भगृह में विराजमान होगा। आप किसी भी देख सकते हैं, जैसे कि आप बनारस जाते हैं तो बनारस में आप देखेंगे काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ जी की मंदिर में गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान है, यानी शिवलिंग विराजमान है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखोगे। हाँ, प्रमुख देवता का स्थान है ये, ठीक है। यही अधिकांश पूजा पाठ जो होती यही होती। सारे श्रद्धालु जो मंदिर भक्तगण है वे सभी मुख्य अधिष्ठाता देवता के पास जाने के लिए आतुर होते हैं, और अब इतनी भीड़ होती है कि प्रबंधन है, वो मैनेजमेंट है, वो क्या करती है, बहुत कम क्षण के लिए ही लोगों को देखने के लिए या वहां तक पहुंचने का मिलता है। तो ये केंद्र बिंदु हो जाता है। दूसरी बिंदु आती है कि मंडप, अर्थात अब मंडप आया तो मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष,
मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष जो कि काफी बड़ा होता है, इसमें काफी बड़ी संख्या में भक्तगण को हो सकते हैं, जो भक्तगण हैं वो इसमें बैठने को मिल जाता है उनको। मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ नॉर्मल सा एक चित्र बनाते हुए आपको दिखाएं, तो कुछ गर्भगृह की बात कर लें, तो गर्भगृह की हम बात कर लें या मंदिर की बात कर लें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये गर्भगृह हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से ये खंभों पर टिके हुए मंडप हो जाएंगे। और ये क्या है, मंडप हो गया, ठीक है, मंडप। और ये क्या हो गया, गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह। ये नॉर्मल सी बात है, अभी हम मंदिर के माध्यम से सब दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझ लीजिएगा, इनमें काफी बड़ी संख्या में भक्तगण हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर खंभों पर टिकी होती है, ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। अब चलेंगे हम आगे बिंदु पर, ठीक, अगले बिंदु पर बात करेंगे। तो क्या बताया गया कि पूर्वोत्तर इकट्ठा पूर्वोत्तर काल में इन मंदिरों पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा, ठीक है। देखिए अभी मैंने शिखर बनाया, मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक, गर्भगृह की बात हुई, इसके बाद खम्भों की, तो ये इस गर्भगृह पर शिखर बना दिया गया। प्राचीन में शिखर नहीं बने हैं, अभी मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा कि कहां पर शिखर नहीं बने हैं और किस मंदिर पर शिखर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, उत्तर भारत में शिखर कहा गया और दक्षिण भारत में क्या कहा गया, विमान कहा गया। इसी को उत्तर भारत में क्या कहा गया, शिखर कहा गया, और दक्षिण भारत में क्या कहा गया, इसी को विमान कहा गया, विमान। तो विमान कहा गया दक्षिण भारत में। फिर चौथे पॉइंट की हम बात करें तो वाहन अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी, जो मंदिर के अधिष्ठाता देवता हैं उनकी सवारी भी यहां पर होती थी। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाता है, जैसे कि नंदी, ठीक है, जैसे कि नंदी जी क्या है, विराजमान होते हैं, ठीक है। हाँ, नागर शैली में शिखर और दक्षिण भारत शैली में, द्रविड़ शैली में, ठीक है, विमान कहा गया बेटा, ठीक है। दक्षिण भारत शैली जो बात की जाए तो द्रविड़ शैली है, तो मैं अभी चर्चा करता चलूंगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं भारत के सभी हिस्सों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम उत्तर भारत को पहले लेकर चलेंगे, जिनमें नागर शैली पर हमें चर्चा करनी है आप सभी से। आप सब लोग बढ़िया से मन लगा करके क्लास कंप्लीट करते चले, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे सब अच्छी तरीके से क्लियर होता चलेगा, ठीक। तो ये यहां तक बात समझ में आया कि प्राचीन भारत जो मंदिर होते थे वो कैसे होते थे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो भारत में मंदिरों की श्रेणी, यदि भारत में हम बात करें तो मंदिरों की श्रेणी क्या रही है, यह हमको ध्यान में देना होगा। भारत में मंदिरों की श्रेणी क्या रही, तो मंदिरों की श्रेणी की बात करें तो दो श्रेणियों में जाना जाता है। मंदिर में दो श्रेणी, पहली उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, दो ही मुख्य शैलियां हैं, लेकिन एक शैली और है जिसका नाम है बेसर शैली। देखिए क्या कहा गया कि कुछ विद्वानों के मतानुसार बेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। नागर और द्रविड़ शैलियों का सम्मिश्रण ही बेसर शैली है। और बेसर शैली की हम बात करें तो बेसर शैली जो है बच्चों, यह मध्य भारत में पनपी ज्यादा है। मध्य भारत के हिस्से में ज्यादा पनपी है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में बेसर शैली, ठीक है। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में ज्यों-ज्यों जटिलता बढ़ती गई, जैसे जैसे मंदिर भवन निर्माण में जटिलता बढ़ती चली गई, उसमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े गए, यानी कि उसको बढ़ाया जाने लगा और बढ़िया और विस्तृत किया जाने लगा। मगर मंदिर की जो आधारभूत योजना थी वह नक्शा नहीं बदला, वो पहले जैसा ही रहा। यानी कि जिस प्रकार से जो पहले चलता आ रहा है, गर्भगृह होना, मंडप होना, ठीक है, अर्ध मंडप होना, इस प्रकार से उसके बाद आगे का द्वार होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो धीरे धीरे जोड़ी गई, लेकिन मेन जो रहा है उसका ढांचा, मेन नक्शा वो बदला नहीं गया, सेम टू सेम रहा है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई। यानी कि भारत में मंदिरों की श्रेणी तो दो श्रेणी, ठीक है। तीसरी श्रेणी जो है वो स्वतंत्र मानी गई है कुछ विद्वानों के द्वारा, इन पर भी हम चर्चा करेंगे।
इनको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम बात करें तो मूर्ति विद्या, मूर्ति कला और अलंकरण पर हम चर्चा करें तो एक एक पॉइंट आपको हमारे साथ क्लियर होना चाहिए। देखिए देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन, देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की, देवी देवताओं की मूर्तियों का जो अध्ययन है वो कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत रखा गया है, जिन्हें कहा जाता है मूर्ति विद्या। ठीक है, तो मूर्ति विद्या कहा गया है। ठीक है, आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी ये पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया, देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत रखा गया है, जिसे क्या कहा गया, मूर्ति विद्या, मूर्ति विद्या कहा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइकोनोग्राफी। मूर्ति विद्या जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, मूर्ति विद्या भी कहा जा सकता है, प्रतिमा विद्या भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत कतिपय क्या है, प्रतीकों पुराण कथाओं के आधार पर जो मूर्ति की पहचान है वो की जाती है। ठीक है, जो कुछ कहानियां हैं, कुछ पुराण हैं, जिनके आधार पर जैसा भी मूर्ति की विवेचना की गई है उसके आधार पर मूर्ति का परिचय यानी पहचान की जाती है कि वो किस प्रकार की और किस देवता की मूर्ति है, ऐसा यहां पर बताया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह लाइन अक्षर सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से प्रेरित पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखोगे, देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों से एक जैसा ही बना रहा, किंतु जो भी देवता की जो आधारभूत कथा है और सदियों से ऐसा ही इसका अर्थ बना रहा है, लेकिन स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक संदर्भ में उनका उपयोग कुछ क्या हो गया, बदल गया है। ठीक है, तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर हम चर्चा करें तो इन सभी के आधार पर, यानी भौगोलिक आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर और भौगोलिक संदर्भ में यदि बात करें तो ये आधारभूत जो पॉइंट रहे हैं उनके देवताओं की वो बदलते रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही है, ये बात भी ध्यान रखोगे। इसके बाद हम बात करें तो मूर्ति कला तथा अलंकरण, यदि हम मूर्ति कला और अलंकरण की बात करें तो मूर्ति कला और अलंकरण शैली में व्यापकता पीठ आती है और देवी देवताओं के रूप में उनकी कथाओं के, ठीक है, व्यापकता आती है, ध्यान रखोगे, व्यापकता आती है और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बनते बदलते रहते हैं। जो देवी देवता है उनके रूप बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, वो कथाओं के आधार पर होता है। ठीक है, मूर्ति कला का अध्ययन प्रतिज्ञा शास्त्र, ठीक है, ध्यान रखोगे। मंदिर में मूर्ति कला की स्थापना की जो योजना है, मंदिर में जो मूर्ति कला की स्थापना की जाती है, ठीक है, मूर्ति की स्थापना की जाती है, वो क्या होती है, उसकी योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती है। जैसे कि शैली के मंदिरों में, शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदियों, नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर सब क्लियर होता है कि कहां पर कौन सी मूर्ति बनाई जाएगी, कौन कहां पे रहेगा। ठीक है, तो गंगा और यमुना को क्या बताया गया, प्रवेश द्वार पर रखा जाता है, जबकि द्रविड़ शैली में, ठीक है, ये था यहां पर, ये नागर शैली होगा, नागर शैली, ठीक है, नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर रखा जाता है, जबकि द्रविड़ शैली यानी द्रविड़ मंदिरों के में द्वारपालों को आमतौर पर, ठीक है, मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम, जो गोपुरम होता है वो मुख्य द्वार होता है, गेट होता है, ठीक है, गोपुरम पर द्वारपाल बनाए जाते हैं। ठीक है, द्वारपालों को बनाया जाता है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्या क्लियर हुआ कि नागर शैली में गंगा और यमुना देवी की मूर्तियों को प्रवेश द्वार पर बनाया जाता है, द्रविड़ शैली में द्वारपालों को प्रवेश द्वार पर बनाया जाता है और प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। ठीक है, नवग्रह की बात करें तो नौ मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर ही रखा जाता है। तो यह बात भी ध्यान रखोगे, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ये मूर्ति कला, मूर्ति स्थापत्य कला के लिए हर एक पॉइंट आपके लिए रोचक है और इसको ध्यान में रखना होगा। मुख्य देवता यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया था। बिल्कुल सही बात है,
जो मुख्य अधिष्ठाता देवता हैं उनको गर्भगृह के बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा और अभिमुख दिखाया गया है। जो अष्टदिक्पाल हैं, अष्टदिक्पालों को 8 दिशाओं की तरफ, बाहर की तरफ कह लीजिए, मंदिर के गर्भगृह के बाहर की तरफ से इनको दिखाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे मुख्य देवालयों की तो चारों दिशाओं में छोटे छोटे देवालय होते हैं। जो मुख्य देवालय हैं उनके साथ साथ चारों दिशाओं में छोटे छोटे देवालय होंगे जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। जैसे कि भगवान शिव की मूर्ति जो है यानी शिवलिंग वो बीच में होती है, उसी के बगल में थोड़ी दूर पर नंदी विराजमान होते हैं। आप छोटे से मंदिर देखते होंगे और मंदिर के गर्भगृह में माता गौरी जी होंगी, उनके साथ उनके पुत्र गणेश भी होंगे और भी कई देवी देवताओं को, जो मुख्य देवी देवता हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। सभी लोगों को ध्यान से इसको प्रॉपर तरीके से हमारे साथ जुड़ करके करना चाहिए। और जिन बच्चों की हम बात करें जिन्हें कोई दिक्कत होगा वो क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी बात और भी बता देता हूं आपको, लाइक शेयर कर लो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। जो बच्चे अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो और जुड़ने चाहिए, तो सभी फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहा हूं। देखिए अभी हम पहुंच गए अपनी नागर शैली पर आने वाले हैं, यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर की जितनी भी मैंने आपको ये पूरी क्लास समझाई है वो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे, कला अध्यापक बनना है तो आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, अलंकरण के विविध रूपों में जैसे गवाक्ष, ठीक है, व्याल, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी मंदिर में प्रयोग विविध स्थानों पर तरीकों पर किया जाता है। अभी सब पर चर्चा करते चलेंगे। अब चलते हैं नागर शैली की तरफ। नागर शैली जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नागर शैली की हम बात करेंगे बच्चों। नागर शैली को यहां पढ़ेंगे। हाँ, बड़े मंदिर में बड़े भगवान होते हैं, बिल्कुल, बड़े मंदिर में बड़े भगवान होते हैं। हाँ, छोटे मंदिर में छोटे भगवान होते हैं, बहुत अच्छी बात है। बड़े मंदिर में बड़े भगवान नहीं, ज्यादा बड़ी मंदिर हो ज्यादा भगवान होंगे, ज्यादा भगवान होंगे तो ज्यादा मांगने में मिलेगा। ठीक है, जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बड़े मंदिर बड़े भगवान, ज्यादा मंदिर ज्यादा ज्यादा बड़ा मंदिर, ज्यादा ज्यादा भगवान, तो ज्यादा भगवान तो ज्यादा मतलब विश पूरी होंगी। ठीक है, विश जो है वो इच्छाएं ज्यादा पूरी होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, अपनी भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, देखिए भगवान की हम बात करें यदि अपनी हम विचार रखें तो बिल्कुल से सत्य सही है। आपकी अपनी भावना और अपनी श्रद्धा, अपनी विचार डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, कि आप कैसा सोच रखते हैं, आपकी विचारधारा कैसी है। ठीक है, आपके कह लीजिए सोच कैसी है, मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति आपकी आस्था कितनी है, वो डिपेंड करता है। आप किसी पर आस्था रखते हैं, किसी पे नहीं रखते हैं, या ज्यादा पे आस्था रखते हैं, कम पे आस्था रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही, ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ, रॉबिन सिंह, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने बड़े छोटे भगवान को पूजेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज टॉपिक हमारी अगली। ठीक, तो नागर शैली पर देखते हैं। अब नागर शैली में देखेंगे, नागर शैली हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं इसको, नागर शैली को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चा जो श्री राम मंदिर है, श्री राम मंदिर जो अयोध्या है वह नागर शैली पर बना हुआ है। श्री राम मंदिर अयोध्या, इसीलिए नागर शैली हमारे साथ थोड़े अच्छे से समझिएगा। श्री राम मंदिर अयोध्या नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, नागर शैली में बना है। श्री राम मंदिर अयोध्या नागर शैली में बना है, इसीलिए नागर शैली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। क्या नागर शैली की ओप शैली भी बताइएगा। ठीक है, नागर शैली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बच्चों क्योंकि नागर शैली जो है वो क्या है, श्री राम मंदिर अयोध्या जो है, राम जन्मभूमि मंदिर जो बना हुआ है श्री राम जी का। ठीक है। हाँ बिल्कुल से, बड़ा भगवान बड़ा मंदिर,
क्या बोला है? ठीक है, चलो अच्छी बात है, क्लियर करके रखोगे। श्री राम मंदिर अयोध्या नागर शैली में बनी हुई है, इस पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नागर शैली होती क्या है ये हम जान लेते हैं। नागर शैली क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, उत्तर भारत में स्थापित, उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे हम क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। यानी कि उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला के लिए जो शैली लोकप्रिय हुई है उसे हम क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे, संपूर्ण मंदिर जो है वो एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है। यह क्या है? नागर शैली की विशेषता। एक एक लाइन दिमाग में बिठाइएगा। ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। चलो इसका मैं डिजाइन बना देता हूं, जो ये बात बोली जा रही है उसको हम यहां पर थोड़ा थोड़ा करके बनाते चल रहे हैं। ये है एक चबूतरा, ठीक है, ये इतना ऊंचा चबूतरा है और इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए यहां पे कुछ इस प्रकार से ये सीढ़ी बनी हुई है। क्लियर? यही बात इन्होंने कहा है कि पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। इन मंदिर में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चार दीवारी या दरवाजे नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? कोई चार दीवारी, दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली है वो पूरी चार दीवारी के साथ पैक होती है, इसीलिए उसमें गोपुरम द्वार होता है, ऐसा इसमें नहीं देखने को मिलता है। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहते हैं। मंदिर में क्या हो जाएगा? घुमावदार गुंबद होगा जिसे हम शिखर कहते हैं। तो यहां पर जैसे गर्भगृह की बात की गई, तो गर्भगृह की बात की गई है, गर्भगृह, ठीक है। पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। इन मंदिरों में आगे चल करके क्या होने लगा? कई शिखर होने लगे। ठीक है, बहुत अच्छा, राम मंदिर अयोध्या के लिए दर्शन करने, बहुत अच्छा किया आप दर्शन किए गए। ठीक है प्रियंका जी, दर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, अब यहां पर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि और भी शिखर बन गए, ठीक है, 2-3 शिखर भी हो सकते हैं मंदिर के, 2-3 शिखर भी हो सकते हैं, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया गया है। मंदिर का जो गर्भगृह है यानी भगवान राम यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, ये गर्भगृह हो जाएगा, उसके अंदर बनाया गया है। तो यहां तक के कुछ पॉइंट समझ में आए। ठीक है, ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से चढ़ना होता है, ऊपर आना होता है। ये मंडप है, ये सभी मंडप हैं बच्चों, ध्यान रखोगे, ये सभी मंडप हैं। ठीक है, मंडप, गर्भगृह अंदर। ठीक है, चलो अभी हम चित्र इसका दिखाएंगे आपको बाकायदा, अच्छे से एक एक चीज क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आमलक है, कलश है, ऐसे करके दिखाया जाएगा। चलो आगे हम बात करें, देखो ये चित्र आ गया आपके सामने ही है। अब इस चित्र को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर किया जाए, बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल है ये, यानी कि नागर शैली हो जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए, ये जो दिखाया गया है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सीढ़ी बनी हुई है। ये जो दिखाया गया है ये क्या है? ठीक है, प्लिंथ है। प्लिंथ का मतलब हो जाएगा एक ऊंचा चबूतरा है। ठीक है, प्लिंथ मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ये चबूतरा है। ठीक है, ये क्या है? चबूतरा है। ठीक है, चबूतरा हो जाएगा। उसके बाद में चबूतरे से ऊपर चढ़ने के लिए क्या है? सीढ़ियां हैं। ठीक है, सीढ़ियां हैं यहाँ पे, ठीक, सीढ़ियां हो जाएंगी। उसके बाद में फिर आप यहां पर देख रहे हो, ये सभी क्या है? ये मंडप है, ध्यान समझ लीजिएगा, ये मंडप है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये तीनों मंडप हैं। क्या बनाया गया? शिखर दे दिया गया तीनों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिखर दे दिया गया तीनों में। ठीक है, उसके बाद में आप यहां पर देख रहे हो,
यह रामलला विराजमान है यहाँ पे, ठीक है, रामलला विराजमान है यहाँ पे, नागर शैली में बना हुआ, ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या बताया गया कि गर्भगृह, ठीक है, इमेज, इमेज का मतलब है कि राम जी का मंदिर, राम जी यानी कि बालक हैं, बालक स्वरूप, बालक स्वरूप राम, ठीक है, बालक स्वरूप, ये हम भाव में ले रहे हैं। अभी वो डायग्राम में नहीं दिखा रहा हूं राम मंदिर का, बस ये भाव में आप आकर समझिएगा, इमेज हो जाएगा। और ये क्या है, गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह, ठीक, ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी ये आप देख रहे हो क्या बताया गया है, अंदर से कुछ इस भाव में देख रहे हो, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ऐसे बताया गया है, ठीक है। ये क्या है, शिखर है, ठीक है, शिखर जिसे बोला गया है, ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, शिखर। और ये बीच का जो दिखाया जा रहा है ये क्या है, ठीक है, एक्सिस, ठीक है, मंदिर, ठीक है, मंडी है। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, ये आमलक, आमलक है ये, इसको क्या बोलते हैं, आमलक, आमलक, आमलक के ऊपर ये रखा हुआ यहाँ पर कलश है, ठीक है, आमलक के ऊपर कलश रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। हाँ हाँ, वही जगती बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये सारे पॉइंट आपको क्लियर रखने चाहिए, ठीक। ये सारे मंदिर जो हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये बच्चा इसको ध्यान रखोगे, यहाँ पे इसको क्लियर करके रखोगे एक एक पॉइंट, ठीक है। हाँ हाँ, जगती, जगती कहते हैं, ठीक है। स्टेयर्स को तो सीढ़ी कहेंगे, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये चबूतरा है, चबूतरा कहो चाहे जगती कहो, ठीक है, चबूतरा कहो या जगती कहो, ठीक है। तो इसके ऊपर ये बना हुआ है, ऊंचे से चबूतरे पर, ठीक है। ये क्लियर हुआ, चित्र समझ में आ रहा है सभी लोगों को। हाँ, ध्यान रखोगे, अब इस चित्र को समझ लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अब इसी में ही इसको मंडपम कहा गया है, यानी मंडपस्थ है, मंडप है। अब इसी में किसी किसी इसमें दो भी चीजें होती हैं, एक मंडप होता है और अर्ध मंडप भी होता है। तो यह बात भी आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, जैसे कि ये मान लीजिए मंडप हो गया और ये अर्ध मंडप हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक भाव में दिखाया गया है, और मंडप और अर्ध मंडप भी हो सकता है, ठीक है, मंडप भी हो सकता है और अर्ध मंडप भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखोगे। आप सभी लोग बढ़िया से इसको क्लियर करते चलिए, फिर हम आगे चलते हैं। चित्र को एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो कंदरिया महादेव का मंदिर, लिंगराज भुवनेश्वर मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर उड़ीसा मंदिर, खजुराहो के बहुत सारे मंदिर है, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, दिलवाड़ा में, आबू धाबी में मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। ये सब मंदिर लगभग लगभग कुछ ऐसी ही शैली में बने हुए पाए गए हैं। नागर शैली जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे, बिल्कुल से हम लोग इसको एक एक करके करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मंडप, अर्धमंडप, गर्भगृह, ये गर्भगृह हो गया, मंडप हो गया, अर्धमंडप, इन तीनों भागों में बटा हुआ। मंडप का मतलब होता है जिसमें ढेर सारे आ जाए कौन, बैठने वाले भक्त लोग, और यहाँ से ऐसे करके बना होता है। चलो इसके बाद हम चलेंगे आगे। तो आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे, चलेंगे हम अगले पॉइंट्स पे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे हम लोग उत्तर भारतीय शैली में शिखर के प्रकार। देखिए शिखर की बात की गई है, जो शिखर, इस शिखर के प्रकार भी कई होते हैं, इनको हम यहां पर देखेंगे बच्चों। शिखर के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। राम जी को क्यों काला बना दिया गया, राम जी काले ही तो हैं, राम जी सांवले हैं, श्याम वर्ण है, ठीक है, राम जी सांवले से काले से हैं, इसलिए राम जी को काला बनाया गया है, ठीक है। उत्तर भारतीय शैली में शिखर के प्रकार, ठीक, उत्तर भारतीय शैली में शिखर के प्रकार। शिखर में सदियों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन होते रहे, बिल्कुल सही है, सदियों से परिवर्तन होते रहे हैं, ठीक है। इनमें तीन प्रकार मुख्यतः हैं, तीनों प्रकार को हम यहां पर देखेंगे।
सबसे पहला है लैटिना। सबसे पहला क्या हो जाएगा बच्चों? लैटिना। ठीक है, लैटिना यहां देखेंगे हम लोग। चलो सभी लोग करते चलो इसको। चलो बच्चों, लैटिना, लैटिना यानी कि लता, एक चढ़ाई वाला पौधा। लैटिना का मतलब है कि लता, एक चढ़ाई वाला पौधा। भी चित्र दिखाऊंगा समझ में आएगा। से प्राप्त शब्दों में से एक वर्गाकार भूमि योजना होती है जहां छोटे आमलक, आमलक मैंने ऊपर शिखर बताया था, तो छोटे आमलक या अमला टावर को कहानियों में विभाजित करते हैं, लेकिन क्या बताया गया? परवलिक वक्र के उत्थान को बाधित किए बिना। जो परवलिक वक्र है उसके उत्थान को, ठीक है, विभाजित किए बिना यानी बाधित किए बिना ही इस पर बनाते हैं। हालांकि कहा गया क्या कि उरु श्रृंग या अग अंग शिखर, ऊपर की बात की गई है, लघु शिखर ने जटिल संरचनाओं में आरोही सीमाएं बनाने के लिए सर्पिल निर्माण को शामिल किया था, जो कोने बनाता है। ठीक है, कोने बनाता है। ये बातें कुछ कम समझ में आई होगी, अभी चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा इस प्रकार का सबसे अच्छा उदाहरण जो मिलता है वो लिंगराज मंदिर उड़ीसा का मिलता है। अब इस चित्र को आप देख लो, यहाँ पे लैटिना को, तो ये लैटिना हो जाएगा, यहां पर ये बनाया गया है। ठीक है, लैटिना ये वाला चित्र है, ये वाला नहीं है, इसको ध्यान रखोगे, ये वाला है लैटिना। ये शिखर है। ठीक है, इस प्रकार से शिखर बनाए गए हैं। जो बातें अभी हमने आपको बोली है वो इस प्रकार के शिखर को लेके बोली है। ये जो आमलक आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो आमलक आप देख रहे हो, ठीक है, आमलक के नीचे के भाग को कुछ यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, ये आमलक हो गया है और ये कलश हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया गया है, इसको लैटिना बोला गया। ठीक है, लैटिना। ठीक, अब लैटिना की बातें एक बार फिर से देख लो यहां पे। ठीक है, लैटिना में क्या बताया गया कि आमलक, क्या बताया गया कि छोटे आमलक या आमला क्या होता है? टावर को कहानियों में विभाजित करते हैं, लेकिन परवलिक वक्र के उत्थान को बाधित किए बिना। यानी जो परवलिक वक्र का उत्थान है उसको बाधित नहीं करते हैं, लेकिन उसको टुकड़ों में कर लेते हैं। ठीक है, उस यानी अंग शिखर यानी लघु शिखर की बात की गई है। जटिल संरचनाओं के आरोही क्रम सीमाओं बनाते हुए सर्पिल निर्माण करते हुए ऊपर शामिल किया गया था, जो कोने बनाता है। ठीक है, ऐसा बताया गया है। अब हम बात करेंगे दूसरे की, जिसको क्या बोलेंगे? शेखरी। ठीक है, शेखरी की बात करते हैं। तो यहां देखो पहले, शेखरी टावर के चारों ओर विभिन्न आकारों के कई अंग शिखरों को इकट्ठा करने के से किनारों की गोलाई मजबूत होती है, ऐसा बताया गया है। तो ये शेखरी में है। इसका प्रकार मिलता है कंदरिया महादेव में, कंदरिया महादेव मंदिर। अब ये जो बीच में बना है शेखरी, ये है, देखो यहां पर शिखर है और शिखर के साथ कई शिखर दिखाए गए। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, शिखर के साथ यहाँ पे कई शिखर, देखो ये शिखर, ये शिखर, इसके साथ शिखर, इधर शिखर। ठीक है, यहाँ पे भी शिखर, ये कई शिखर जोड़े गए हैं। ये क्लियर हो रहा है आपको? ये है शेखरी। ठीक है, तो ये शेखरी हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये शेखरी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हुआ, इसमें कई हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे, तो देखा क्या बताया गया है कि टावर के चारों ओर विभिन्न आकार के कई अंग शिखरों को इकट्ठा करने से किनारे की जो गोलाई है, ठीक है, वो मजबूत होती है, तो इसीलिए बनाया गया शेखरी। इसके बाद में फिर हमारा अगला आ जाता है कौन सा? भूमिजा। ठीक है, भूमिजा जो पृथ्वी की बेटी का अर्थ है। इसमें क्या होता है कि एक गोलाकार या तारे के आकार का ग्राउंड प्लान है, जिसमें शिखर या लघु अभयारण्यों के अन्य प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर बैंड द्वारा बाधित समांतर पंक्तियों में एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? उदयेश्वर मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है। अब ये देख लो भूमिजा को, ये कुछ बनाया गया है, कुछ ऐसा बना हुआ है, इसमें कुछ इस प्रकार के आकार दिए गए हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो सभी लोग देखते चलोगे।
अब इसका हम आपको असली चित्र दिखाते हैं, एग्जाम्पल वाला जो असली चित्र है वह देखते हैं हम लोग। चलो, ये है असली चित्र। असली चित्र हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक, ये आपका कौन सा हो जाता है, ये वाला बच्चों। तीनों को एक साथ लगाता हूं तब मजा आएगा। हाँ, देखो ये आपका लैटिना है। लैटिना में आप देख पा रहे हो, इसे मैंने बताया। देखो ये शिखर गया है ऊपर की तरफ बिना इसकी गोलाई को छेड़े हुए। इसमें भी देखो बीच बीच में देखिए ये चार बनाया गया सर्पिल आकार में, ये बना हुआ है। यहाँ पे कुछ ऊपर की भी दिखाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसमें अलंकरण किया जाता है। और यहाँ पर आप दूसरा देख रहे हो, कंदरिया महादेव वाला है ये। यहाँ पर देखोगे आप कि इस पे भी एक अलग से अंग शिखर बनाया गया, इस पे भी अलग से अंग शिखर बनाया गया। ये कई अंग शिखर आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ अंग शिखर कई देखने को मिल गए। ये कुछ भूमि से बंधित हुआ, ये कुछ ये देखो बेलनाकार रस्सी जैसा ऊपर जाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ये चित्र आप देख पा रहे हो बच्चों। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये दूसरा तीसरा वाला आपका क्या हो गया, ये भूमिजा हो गया। देखिए ये लैटिना है, शेखरी है और ये भूमिजा है। लैटिना, शेखरी, भूमिजा, ये तीनों आपको क्लियर हो रहा है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। भूमिजा माता सीता का नाम है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा, माता सीता का ही नाम है। भूमि से उत्पन्न भूमिजा, माता सीता का नाम। तो ये तीनों आकार देखा, तीनों आकार के शिखर पाए जाते हैं। नागर शैली में तीनों आकार के शिखर पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, इस प्रकार से एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होता चलेगा। ठीक, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ सबको, देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो आगे अगले पॉइंट पे चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने तीनों शिखर देख लिया अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम और आगे देखेंगे क्या, कि नागर शैली के उप विभाग। अब उप विभाग भी देखेंगे नागर शैली के। तो नागर शैली के जो उप विभाग हैं, शैली के आधार पर विभागों में बांटा गया। पहला रेखा प्रसाद। रेखा प्रसाद एक नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेखा प्रसाद, इसे लैटिना भी कहा गया है। साधारण शिखर जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। अब रेखा प्रसाद कहा जाता है और रेखा प्रसाद का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, रेखा प्रसाद का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये उत्तरोत्तर जा रही है ऊपर की तरफ मिलने। ठीक, तो रेखा प्रकार का एक एग्जाम्पल है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलो चलेंगे आगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि अत्यंत साधारण, समय के बाद कई टावरों के एक साथ एकत्रित हो जाने से लैटिना प्रकार अधिक जटिल हो गया। तो लैटिना प्रकार था जो जटिल हो गया, कई टावर इकट्ठा हुए इसमें। सबसे ऊंची मीनार केंद्र में थी और गर्भगृह उसके ठीक नीचे था, ऐसा बताया गया। सबसे ऊंची मीनार जो थी वो केंद्र में थी और गर्भगृह उसके नीचे था। ये पहले समय से चला आ रहा है। ठीक है, लैटिना। अब उसके बाद में आता है दूसरा प्रकार। ठीक है, फमसाना। देखिए फमसाना की बात चल रही है, तो फमसाना भी हम यहाँ पर देखेंगे क्या, कि नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु है फमसाना। फमसाना किस्म के भवन जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते थे। ये ऊंचाई में छोटे होते थे लेकिन चौड़े होते थे। कई छतें कई स्लैबों से बनी होती थी जो धीरे धीरे करके इमारत के केंद्र पर एक बिंदु तक उठती थी। देखो यहाँ पे ये चित्र आप देख पा रहे हो, इसको अच्छे समझेंगे। ये फैमाना, ठीक है, फमसाना प्रकार है। ये फमसाना प्रकार, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पर देखेंगे ये छतें कई दिखाई गई हैं। ठीक है, फमसाना प्रकार है। छतें कई दिखाई गई हैं। आप यहाँ पर ये छत देख रहे हो, ये बनी हुई कई छतें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कई छतें हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कई छतें हैं ये। और ऊपर जैसे बढ़ती चली गई हैं, ऊपर गई तो यहाँ पर देखो कई छतें हैं, यहाँ पे कई छतें हैं। फिर और ऊपर गई तो कई छतें हैं और आगे जाकर आमलक बना करके ये छोटी होती चली गई हैं। ठीक है, तो ये ऊंचाई में तो अधिक ऊंचा नहीं होता है,
ठीक है, लैटिना से ज्यादा ऊंची नहीं होती है, लेकिन ये चौड़ी होती हैं, वर्गाकार चौड़ी होती हैं। ध्यान से देख लीजिए, चित्र में दिख रहा है थमसाना प्रकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लीजिएगा, थमसाना प्रकार। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, कई छतें हैं। अब इनके आगे की बातें हम यहां पर समझेंगे। चलो आगे की बातें हम क्लियर करें यहां से। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या कि क्लियर किया इन्होंने कि छतें लैटिना प्रकार की तरह, ठीक है, लैटिना प्रकार की तरह छतें जो थी वो लैटिना प्रकार की तरह अंदर की ओर मुड़ी नहीं होती हैं। जैसे अंदर की ओर लैटिना प्रकार में क्या था, अंदर की ओर छतें मुड़ी होती थी, इसमें मुड़ी होती नहीं है, बल्कि सीधे ढलान पर होती, ढलान पर ऊपर की ओर झुकी होती है। कैसे, ऐसे ऐसे। और लैटिना में क्या होता है, लैटिना में ऐसे होता है। ठीक है, लैटिना में ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। क्या बताया गया कि लैटिना छतें लैटिना प्रकार की तरह अंदर की ओर मुड़ी नहीं होती हैं, बल्कि सीधे ढलान पर ऊपर की ओर झुकी होती हैं। तो सीधे ढलान पर ऊपर की ओर झुकी होती है, कुछ इस प्रकार से होंगी। कई मंदिरों में गर्भगृह को रखने के लिए लैटिना प्रकार का उपयोग किया जाता है, जबकि मंडप में वास्तुकला की फमसाना शैली होती है। क्लियर, जो फमसाना शैली होती है तो मोस्टली फमसाना शैली जो है वो मंडप में होती है। ठीक है, तो फमसाना शैली जो कि मोस्टली फमसाना शैली जो है वह मंडप में देखने को मिलती है बच्चों। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कहां कि ये शिखर पहाड़ की चोटी की तरह ही ऊपर उठे होते हैं, और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता है, और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है। गर्भगृह जहां होगा उसके ऊपर सबसे बड़ा वाला होगा, यह सभी में दिखाया गया सेम टू सेम। यहां तक हो गया। अब तीसरा प्रकार आप देखेंगे वल्लभी। ठीक है, वल्लभी एक प्रकार की है, और ये ठीक है इस मंदिर की शैली है। क्या हो जाता है इसमें, वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मेहराबदार यानी कि यह एक वल्लभी प्रकार है, और वल्लभी प्रकार आप यहां पे देख पा रहे हो क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर लीजिए सभी लोग, वल्लभी प्रकार। चलो क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, गोल है एक किनारा, और आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से मेहराब है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये वल्लभी प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है तो आप ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये वल्लभी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, छकड़ेदार होता है। ऐसे भवनों को आमतौर पर सकटाकार भवन यानी कि वैगोन, ठीक है, वॉल्टेड बिल्डिंग कहा जाता है। तो यहां तक की जो बात थी वो नागर शैली से संबंधित थी, जो आपने जाना नागर शैली। इसके बाद में हम चलेंगे कि नागर शैली से संबंधित जो बने हुए महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो नागर शैली से निर्मित बने हुए महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं, नागर शैली से बने हुए मंदिर को लेकर के। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में हमारी ये टाइमिंग पूरी हो गई है, तो ये मध्य भारत के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको, ठीक है, दशावतार विष्णु मंदिर के बारे में और भी चीजों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोगों को इस टॉपिक को पढ़ना होगा, यानी यह टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, जिनमें से यानी कल हमारी क्लास होगी, उसमें हम आपको नागर शैली की जो महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे दशावतार मंदिर हो गया, खजुराहो के मंदिर हो गए, कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमने प्राचीन मंदिर के बारे में जाना, और प्राचीन मंदिर के साथ साथ नागर शैली के बारे में जाना। नागर शैली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये सभी चीजों पर हमने चर्चा की। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, इसको बढ़िया से तैयार करके आइएगा। उसके बाद हम मध्य भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, इन सभी हिस्से पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में आपको बढ़िया से समझाएंगे एक एक महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में, और उनके बारे में कि हाँ उसको वह मंदिर किस प्रकार से बना है, किनके द्वारा बनाया गया है, कब बना हुआ है, और वह कितना महत्वपूर्ण है, कहां पर यह स्थित है। तो इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। आप सभी लोग जो है क्लियर करते रहिए,
अपने टॉपिक को बढ़िया मजबूत करते चलेंगे। सभी बच्चों से हम यही कहेंगे कि जो, हाँ बिल्कुल सो, थैंक यू सो मच सभी लोगों को। सब लोग बढ़िया से अब क्लास करते रहिए और बिल्कुल उन बच्चों को बताएंगे जो हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर लीजिए। हमारी क्लास भी आपको बेटर लग रही है, हम टॉपिक वाइज आपको समझाते हुए चलेंगे, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया से सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है, तो बढ़िया से आप अच्छे से करते चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट।